नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गोदान का 18वां भाग लेकर। इसके पीछे के अंक जितने भी हैं वो आपको मेरे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत प्राप्त होंगे। तो आइए इसका कथानक प्रारंभ करते हैं। मेहता जी कह रहे थे, और ये पुरुषों का षड्यंत्र है। देवियों को ऊंचे शिखर से खींचकर अपने बराबर बनाने के लिए उन पुरुषों का जो कायर हैं, जिनमें वैवाहिक जीवन का दायित्व संभालने की क्षमता नहीं, जो स्वच्छंद काम क्रीड़ा की तरंगों में साणों की भांति दूसरों की हरी भरी खेती में मुंह डालकर अपनी कुत्सित लालसाओं को तृप्त करना चाहते हैं। पश्चिम में इनका षड्यंत्र सफल हो गया और देवियां तितलियां बन गईं। मुझे ये कहते हुए शर्म आती है कि इस त्याग और तपस्या की भूमि भारत में भी कुछ वही हवा चलने लगी है। विशेषकर हमारी शिक्षित बहनों पर वह जादू बड़ी तेजी से चढ़ रहा है। वह गृहिणी का आदर्श त्याग कर तितलियों का रंग पकड़ रही हैं। सरोज उत्तेजित होकर बोली, हम पुरुषों से सलाह नहीं मांगती। अगर वह अपने बारे में स्वतंत्र हैं तो स्त्रियां भी अपने विषय में स्वतंत्र हैं। युवतियां अब विवाह को पेशा नहीं बनाना चाहती, वह केवल प्रेम के आधार पर विवाह करेंगी। जोर से तालियां बजी, विशेषकर अगली पंक्तियों में जहाँ महिलाएं थीं। मेहता ने जवाब दिया, जिसे तुम प्रेम कहती हो वह धोखा है, उदीप्त लालसा का विकृत रूप, उसी तरह जैसे सन्यास केवल भीख मांगने का संस्कृत रूप है। वह प्रेम अगर वैवाहिक जीवन में कम है तो मुक्त विलास में बिल्कुल नहीं है। सच्चा आनंद, सच्ची शांति केवल सेवा व्रत में है। वही अधिकार का स्रोत है, वही शक्ति का उद्गम है। सेवा की वह सीमेंट है जो दंपति को जीवन पर्यंत स्नेह और साहचर्य में जोड़े रख सकता है, जिस पर बड़े बड़े आघातों का भी कोई असर नहीं होता। जहाँ सेवा का अभाव है वहीं विवाह विच्छेद है, परित्याग है, अविश्वास है और आपके ऊपर पुरुष जीवन की नौका का कर्णधार होने के कारण जिम्मेदारी ज़्यादा है। आप चाहें तो नौका को आंधी और तूफानों में पार लगा सकती हैं, और आपने असावधानी की तो नौका डूब जाएगी, उसके साथ आप भी डूब जाएंगी। भाषण समाप्त हो गया। विषय विवादग्रस्त था और कई महिलाओं ने जवाब देने की अनुमति मांगी, मगर देर बहुत हो गई थी। इसीलिए मालती ने मेहता को धन्यवाद देकर सभा भंग कर दी। हाँ, ये सूचना दे दी गई कि अगले रविवार को इसी विषय पर कई देवियां अपने विचार प्रकट करेंगी। राय साहब ने मेहता को बधाई दी। आपने मन की बातें कही मिस्टर मेहता, मैं आपके एक एक शब्द से सहमत हूँ। मालती हंसी। आप क्यों न बधाई देंगे, चोर चोर मौसेरे भाई जो होते हैं न, मगर ये सारा उपदेश गरीब नारियों ही के सिर क्यों थोपा जाता है? उन्हीं के सिर क्यों आदर्श और मर्यादा का त्याग, सब कुछ पालन करने का भार पटका जाता है? मेहता बोले, इसीलिए कि यह वह बात समझती हैं। खन्ना ने मालती की ओर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखकर मानो उनके मन की बात समझने की चेष्टा करते हुए कहा, डॉक्टर साहब के ये विचार मुझे तो कोई 100 साल पिछड़े हुए मालूम होते हैं। मालती ने कटु होकर पूछा, कौन से विचार? यही सेवा और कर्तव्य आदि। तो आपके ये विचार 100 साल पिछड़े हुए मालूम होते हैं, तो कृपा करके अपने ताजे विचार बताइए। दंपति कैसे सुखी रह सकते हैं, इसका कोई ताज़ा नुस्खा आपके पास है? खन्ना खिसिया गए। वह बात कही मालती को खुश करने के लिए और वह तिनक उठी। बोली, ये नुस्खा तो मेहता साहब को मालूम होगा। डॉक्टर साहब ने तो बतला दिया कि आपके ख्याल में वह 100 साल पुराना है, तो नया नुस्खा आपको बतलाना चाहिए। आपको ज्ञात नहीं कि दुनिया में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कभी पुरानी हो ही नहीं सकती। समाज में इस तरह की समस्याएं हमेशा उठती रहती हैं और हमेशा उठती रहेंगी। मिसेज खन्ना बरामदे में चली गई थी। मेहता ने उनके पास जाकर प्रणाम करते हुए कहा, मेरे भाषण के विषय में आपकी क्या राय है? मिसेज खन्ना ने आंखें झुकाकर कहा, अच्छा था, बहुत अच्छा, मगर अभी आप अविवाहित हैं। सभी नारियां देवियां हैं, श्रेष्ठ हैं, कर्णधार हैं। विवाह कर लीजिए तो पूछूंगी, अब नारियां क्या हैं? और विवाह आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप विवाह के मुंह चुराने वाले मर्दों को कायर कह चुके हैं। मेहता हंसे। उसी के लिए तो ज़मीन तैयार कर रहा हूँ। मिस मालती से जोड़ा भी अच्छा है। शर्त यही है कि वह कुछ दिन आपके चरणों में बैठकर आपसे नारी धर्म सीखें।
वही स्वार्थी पुरुषों की बात आपने पुरुष कर्तव्य सीख लिया है। यही सोच रहा हूँ किससे सीखूं। मिस्टर खन्ना, वही स्वार्थी पुरुषों की बात आपने पुरुष कर्तव्य सीख लिया है। यही सोच रहा हूँ किससे सीखूं। मिस्टर खन्ना आपको बहुत अच्छी तरह सिखा सकते हैं। मेहता ने कहका मारा। नहीं, मैं पुरुष कर्तव्य भी आपसे ही सीखूंगा। अच्छी बात है, मुझी से सीखिए। पहली बात यही है कि भूल जाइए कि नारी श्रेष्ठ है और सारी जिम्मेदारी उसी पर है। श्रेष्ठ पुरुष है और उसी पर गृहस्थी का सारा भार है। नारी में सेवा, संयम, कर्तव्य सब कुछ नहीं पैदा कर सकता। अगर उसमें इन बातों का अभाव है तो नारी में भी अभाव रहेगा। नारियों में आज तो ये विद्रोह है, इसका कारण पुरुष का इन गुणों से शून्य हो जाना है। मिर्जा साहब ने आकर मेहता को गोद में उठा लिया और बोले, मुबारक। मेहता ने प्रश्न की आंखों से देखा, आपको मेरी तकरीर पसंद आई? तकरीर तो खैर जैसी थी वैसी थी, मगर कामयाब खूब रही। आपने परी को शीशे में उतार लिया। अपनी तकदीर सराहिए कि जिसने आज तक किसी को मुंह नहीं लगाया, वह आपका कलमा पढ़ रही है। मिसेज खन्ना दबी जबान में बोली, जब नशा ठहर जाए तो कहिए। मेहता ने विरक्त भाव से कहा, मेरे जैसे किताब कीड़ों को कौन औरत पसंद करेगी देवी जी, मैं तो पक्का आदर्शवादी हूँ। मिसेज खन्ना ने अपने पति को कार की तरफ जाते देखा तो उधर चली गई। मिर्जा भी बाहर निकल गए। मेहता ने मंच पर से अपनी छड़ी उठाई, बाहर जाना चाहते थे कि मालती ने आकर उनका हाथ पकड़ लिया और आग्रह भरी आंखों से बोली, आप अभी नहीं जा सकते, चलिए पापा से आपकी मुलाकात कराऊं और आज वहीं खाना खाइए। मेहता ने कान पर हाथ रखकर कहा, नहीं, मुझे क्षमा कीजिए, वहाँ सरोज मेरी जान खाएगी, मैं इन लड़कियों से बहुत घबराता हूँ। नहीं नहीं, मैं जिम्मा लेती हूँ, वह कुछ नहीं बोलेगी। आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आऊँगा। जी नहीं, यह ना होगा, मेरी कार सरोज को लेकर चल दी, आप मुझे पहुँचाने तो चलेंगे ही। दोनों मेहता की कार में बैठे। कार चली। एक क्षण के बाद मेहता ने पूछा, मैंने सुना है खन्ना साहब अपनी बीवी को मारा करते हैं। तब से मुझे उनकी सूरत से नफरत हो गई। जो आदमी इतना निर्दयी हो उसे मैं आदमी नहीं समझता। उस पर आप नारी जाति के बड़े हितैषी बनते हैं। तुमने उन्हें कभी समझाया नहीं? मालती उद्विग्न होकर बोली, ताली हमेशा दो हथेलियों से बजती है, ये आप भूल जाते हैं। मैं तो ऐसे किसी कारण की कल्पना ही नहीं कर सकता कि कोई पुरुष अपनी स्त्री को मारे, चाहे स्त्री कितनी भी बदजवान हो। हाँ, कितनी ही। तो आप एक नए किस्म के आदमी हैं। अगर मर्द बदमिजाज है तो तुम्हारी राय में उस मर्द पर हंटरों की बौछार करनी चाहिए। क्यों? स्त्री जितनी क्षमाशील हो सकती है, पुरुष नहीं हो सकता। आपने खुद आज ये बात स्वीकार की है, तो औरत की क्षमाशीलता का यही पुरस्कार है। मैं समझता हूँ कि तुम खन्ना को मुंह लगाकर उसे और भी सह देती हो। तुम्हारा वह जितना आदर करता है, तुमसे उसे जितनी शक्ति है, जितनी भक्ति है, उसके बल पर तुम बड़ी आसानी से उसे सीधा कर सकती हो, मगर तुम उसकी सफाई देखकर स्वयं उस अपराध में शरीक हो जाती हो। मालती उत्तेजित होकर बोली, तुमने इस समय यह प्रसंग व्यर्थ ही छेड़ दिया। मैं किसी की बुराई नहीं करता, मैं किसी की बुराई करना नहीं चाहती, मगर अभी आपने गोविंदी देवी को पहचाना नहीं। आपने उनकी भोली वाली शांत मुद्रा देखकर समझ लिया कि वे देवी हैं। मैं उन्हें इतना ऊंचा स्थान नहीं देना चाहती। उन्होंने मुझे बदनाम करने का जितना प्रयत्न किया, मुझ पर जैसे जैसे आघात किए, वह बयान करूं तो आप दंग रह जाएंगे और तब आपको मानना पड़ेगा कि ऐसी औरत के साथ यही व्यवहार होना चाहिए। आखिर उन्हें आपसे इतना द्वेष है, इसका कोई कारण तो होगा। कारण उनसे पूछिए, मुझे किसी के दिल का हाल क्या मालूम। उनसे बिना पूछे भी अनुमान किया जा सकता है, और वह यह है कि अगर कोई पुरुष मेरे और मेरी स्त्री के बीच में आने का साहस करे तो मैं उसे गोली मार दूंगा, और उसे मार न सकूंगा तो अपनी छाती में मार लूँगा। इसी तरह मैं अगर किसी स्त्री को अपनी और अपनी स्त्री के बीच में लाना चाहूँ तो मेरी पत्नी को भी अधिकार है कि वह जो चाहे करे। इस विषय में मैं कोई समझौता नहीं कर सकता। यह अवैज्ञानिक मनोवृत्ति है जो हमने अपने बनैले पूर्वजों से पाई है, और आजकल कुछ लोग इसे असभ्य, असामाजिक व्यवहार कहेंगे, लेकिन मैं अभी तक उस मनोवृत्ति पर विजय नहीं पा सका और न पाना चाहता हूँ। इस विषय में मैं कानून की परवाह नहीं करता। मेरे घर में मेरा कानून है,
मालती ने तीव्र स्वर में पूछा, लेकिन आपने ये अनुमान कैसे कर लिया कि मैं आपके शब्दों में खन्ना और गोविंदी के बीच आना चाहती हूँ? आप ऐसा अनुमान करके मेरा अपमान कर रहे हैं। मैं खन्ना को अपनी जूतियों की नोक के बराबर भी नहीं समझती। मेहता ने अविश्वास भरे स्वर में कहा, ये आपको दिल से नहीं कह रही है मिस मालती। क्या आप हमारी सारी दुनिया को बेवकूफ़ समझती हैं? जो बात सही समझ रहे हैं, अगर वही बात मिसेस खन्ना भी समझें जो बात सभी समझ रहे हैं, अगर वही बात मिसेस खन्ना भी समझें तो उन्हें दोष नहीं दे सकता। मालती ने तिनक कर कहा, दुनिया को दूसरों को बदनाम करने में मज़ा आता है, ये उसका स्वभाव है। मैं उसका स्वभाव कैसे बदल दूँ? लेकिन ये व्यर्थ का कलंक है। हाँ, मैं इतनी बेमुरौवत नहीं हूँ कि खन्ना को अपने पास आते देख कर दुत्कार देती। मेरा काम ही ऐसा है, मुझे सभी का स्वागत और सत्कार करना पड़ता है। अगर कोई इसका कुछ और अर्थ निकालता है तो वह मालती का गला भर्रा गया और उसने मुंह फेर कर रूमाल से आंसू पोंछे। फिर 1 मिनट बाद बोली, औरों के साथ तुम भी मुझे इसका दुख है। तुमसे मुझे ऐसी आशा न थी। फिर कदाचित उसे अपनी दुर्बलता पर खेद हुआ। मैं प्रचंड होकर बोली, आपको मुझ पर आक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। अगर आप भी उन्हीं मर्दों में हैं जो किसी स्त्री पुरुष को साथ देखकर उंगली उठाए बिना नहीं रह सकते, तो शौक से उठाइए, मुझे रत्ती भर परवाह नहीं। अगर कोई स्त्री आपके पास बार बार किसी न किसी बहाने से आए, आपको अपना देवता समझे, हर एक बात में आपकी सलाह ले, आपके चरणों के नीचे आंखें बिछाए, आपका इशारा पाते आग में कूदने को तैयार है, तो मैं दावे से कह सकती हूँ कि आप उसकी उपेक्षा न करेंगे। अगर आप उसे ठुकरा सकते हैं तो आप मनुष्य नहीं हैं। उसके विरुद्ध आप कितने ही तर्क प्रमाण लाकर रख दें, लेकिन मैं मानूंगी नहीं। मैं तो कहती हूँ, उपेक्षा तो दूर रही, ठुकराने की बात ही क्या, आप उस नारी के चरण धो धो कर पिएंगे और बहुत दिन गुजरने के पहले वह आपकी हृदयेश्वरी होगी। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, मेरे सामने खन्ना का कभी नाम न लीजिएगा। मेहता ने इस ज्वाला में मानो हाथ सेकते हुए कहा, शर्त यही है कि मैं खन्ना को आपके साथ न देखूं। मैं मानवता की हत्या नहीं कर सकती। वह आएंगे तो मैं उन्हें दुराऊंगी नहीं। उनसे कहिए अपनी स्त्री के साथ सज्जनता से पेश आए। मैं किसी के निजी मामले में दखल देना उचित नहीं समझती, न मुझे अधिकार है। तो आप किसी की जबान नहीं बंद कर सकती। मालती का बंगला आ गया, कार रुक गई, मालती उतर पड़ी और बिना हाथ मिलाए चली गई। वह ये भी भूल गई कि उसने मेहता को भोजन की दावत दी है। वह एकांत में जाकर खूब रोना चाहती है। गोविंदी ने पहले भी आघात किया, पर आज उसने जो आघात किया वह बहुत गहरा, बहुत बड़ा, चौड़ा और बड़ा मर्म भेदी है। राय साहब को खबर मिली कि इलाके में एक वारदात हो गई है और होरी से गांव के पंचों ने जुर्माना वसूल कर लिया, तो फौरन नोखेराम को बुलाकर जवाब तलब किया। क्यों उन्हें इनकी इत्तला नहीं दी गई? ऐसे नमक हराम दगाबाज आदमी के लिए उनके दरबार में जगह नहीं। नोखेराम ने इतनी गालियां खाईं तो जरा गर्म होकर बोले, मैं अकेला थोड़े ही था, गांव के और भी पंच तो थे, मैं अकेला क्या कर लेता? राय साहब ने उनकी तोंद की तरफ भाले जैसी नुकीली दृष्टि से देखा। मत बको, तुम्हें उसी वक्त कहना चाहिए था, जब तक सरकार को इत्तला न हो जाए मैं पंचों को जुर्माना न वसूल करने दूंगा। पंचों को मेरे और मेरी रियाया के बीच में दखल देने का क्या हक है? इस डांड बांध के सिवा इलाके में और कौन सी आमदनी है? वसूली सरकार के घर गई, बकाया आसमियों ने दबा लिया, तब मैं कहाँ जाऊँ? क्या खाऊँ तुम्हारा सिर? ये लाखों रुपए साल का खर्च कहाँ से आए? खेद है कि 2 पुस्त से कारिंदगिरी करने पर मुझे आज तुम्हें ये बात बतानी पड़ती है कि कितने रुपए वसूल हुए थे होरी से। नोखेराम ने सिर पिटाकर कहा, 80 रुपये नगद? नगद उसके पास कहाँ थे हुजूर? कुछ अनाथ दिया, बाकी अपना घर लिख दिया। राय साहब ने स्वार्थ का पक्ष छोड़कर होरी पप का पक्ष लिया। अच्छा, तो आपने बगुला भगत पंचों से मिलकर मेरे एक मातबर आसामी को तबाह कर दिया। मैं पूछता हूँ, तुम लोगों को क्या हक है मेरे इलाके में मुझे इत्तला दिए बगैर मेरी आसामी से जुर्माना वसूल करते? इसी बात पर अगर मैं चाहूँ तो आपको और उस जालिये पटवारी धूर्त पंडित को 7-7 साल के लिए जेल भिजवा सकता हूँ। आपने समझ लिया कि आप ही इलाके के बादशाह हैं। मैं कह देता हूँ, आज शाम तक जुर्माने की पूरी रकम मेरे पास पहुँच जाए, वरना बुरा होगा। मैं एक एक से चक्की पिसवा कर छोड़ूंगा। जाइए।
हाँ, होरी को, उस लड़के को मेरे पास भेज दीजिए। नौखेराम ने दबी जबान से कहा। उसका लड़का तो गांव छोड़कर भाग गया। जिस रात को ये वारदात हुई उसी रात को भागा। राय साहब ने रोज से कहा, झूठ मत बोलो, तुम्हें मालूम है झूठ से मेरे बदन में आग लग जाती है। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई युवक अपनी प्रेमिका को उसके घर से लाकर फिर खुद भाग जाए। अगर उसे भागना ही होता तो वह उस लड़की को लाता क्यों? तुम लोगों की इसमें कोई ज़रूर शरारत है। तुम गंगा में डूब कर भी अपनी सफाई दो तो भी मानने को मैं तैयार नहीं। तुम लोगों ने अपने समाज की प्यारी मर्यादा की रक्षा के लिए उसे धमकाया होगा। बेचारा भाग न जाता तो क्या करता? नौखेराम इसका प्रतिवाद न कर सके। मालिक जो कुछ कहे वह ठीक है। वह ये भी न कह सके कि आप खुद चलकर झूठ साज की जांच कर लें। बड़े आदमियों का क्रोध पूरा समर्पण चाहता है, अपने खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। पंचों ने राय साहब का ये फैसला सुना तो नशा हिरन हो गया। अनाज तो अभी तक ज्यों का त्यों पड़ा था, पर रुपए तो कब के गायब हो गए। होरी का मकान रेहन लिखा गया था, पर उस मकान को देहात में कौन पूछता? जैसे हिंदू स्त्री पति के साथ घर की स्वामिनी है और पति त्याग दे तो कहीं की नहीं रहती, उसी तरह ये घर होरी के लिए लाख रुपए का है, पर उसकी असली कीमत कुछ भी नहीं। और इधर राय साहब बिना रुपए लिए मानने के नहीं। यही होरी जाकर रो आया होगा। पटेश्वरी लाल सबसे ज़्यादा भयभीत थे। उनकी तो नौकरी ही चली गई। चारों सज्जन इस गहन समस्या पर विचार कर रहे थे, पर किसी की अक्ल काम न करती थी। एक दूसरे पर दोष रखता था। फिर खूब झगड़ा हुआ। पटेश्वरी ने अपनी लंबी शंकाशील गर्दन हिलाकर कहा, मैं मना करता था कि होरी के विषय में हमें चुप्पी साध कर रह जाना चाहिए। गाय के मामले में सबको तावान देना पड़ेगा। इस मामले में तावान ही से गला न छूटेगा, नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। मगर तुम लोगों को रुपए की पड़ी थी, निकालो 20-20 रुपए, अब भी कुशल है। कहीं राय साहब ने रपट कर दी तो सब जने बंध जाओगे। दाता दीन ने ब्रह्म तेज दिखाकर कहा, मेरे पास 20 रुपए की जगह 20 पैसे भी नहीं है। ब्राह्मणों को भोज दिया गया, होम हुआ, क्या इसमें कुछ खर्च ही नहीं हुआ? राय साहब की हिम्मत है कि मुझे जेल ले जाएं, ब्रह्म बनकर घर का घर मिटा दूंगा। अभी उन्हें किसी ब्राह्मण से पाला नहीं पड़ा। झिंगुरी सिंह ने भी कुछ इसी आशय के शब्द कहे। वह राय साहब के नौकर हैं। उन्होंने होरी को मारा नहीं, पीटा नहीं, कोई दबाव नहीं डाला। होरी अगर प्रायश्चित करना चाहता था तो उन्होंने इसका अवसर दिया। मगर नौखेराम की इसके लिए कोई उन पर अपराध नहीं लगा सकता। मगर नौखेराम की गर्दन इतनी आसानी से न छूट सकती थी। यहाँ मज़े से बैठे राज करते थे। वेतन तो 10 रुपये से ज़्यादा न था, मगर 1000 साल की ऊपर की आमदनी थी। सैकड़ों आदमियों पर हुकूमत 4-4 प्यादे हाजिर, बेगार में सारा काम हो जाता था। थानेदार तक कुर्सी देते थे। ये चैन उन्हें अब और कहाँ। और पटेश्वरी तो नौकरी के बदौलत महाजन बने हुए थे, कहाँ जा सकते थे। 2-3 दिन इसी चिंता में पड़े रहे, कैसे भी इस विपत्ति से निकले। आखिर उन्हें एक मार्ग सूझ ही गया। कभी कभी कचहरी में उन्हें दैनिक बिजली देखने को मिल जाती थी। यदि एक गुमनाम पत्र उनके संपादक की सेवा में भेज दिया जाए कि राय साहब जिस आसामियों से जुर्माना वसूल करते हैं तो बचाने को लेने के देने पड़ जाएं। नौखेराम भी सहमत हो गए। दोनों ने मिलकर किसी तरह एक पत्र लिखा और रजिस्ट्री भेज दी। संपादक ओंकार नाथ तो ऐसे पत्रों की ताक में रहते थे। पत्र आते ही तुरंत राय साहब को सूचना दी। उन्हें एक ऐसा समाचार मिला कि जिस पर विश्वास करने की उनकी इच्छा नहीं होती, पर संवाददाता ने ऐसे प्रमाण दिए कि सहसा विश्वास भी नहीं किया जा सकता। क्या ये सच है कि राय साहब ने अपने इलाके के एक आसामी से 80 रुपये तावान इसलिए वसूल किए कि उनके पुत्र ने एक विधवा को घर में डाल लिया था? संपादक का कर्तव्य उन्हें मजबूर करता है कि वह मामले की जांच करें, जनता के हितार्थ उसे प्रकाशित कर दें। राय साहब इस विषय में जो कुछ कहना चाहें, संपादक जी उसे भी प्रकाशित कर देंगे। संपादक जी दिल से चाहते थे ये खबर गलत हो, लेकिन उसमें कुछ भी सत्य हुआ तो वह उसे प्रकाश में लाने के लिए विवश हो जाएंगे। मैत्री उन्हें कर्तव्य पद से नहीं हटा सकती। राय साहब ने ये सूचना पाई तो सिर पीट लिया। पहले तो उनकी ऐसी उत्तेजना हुई कि आकर
जाकर ओंकार नाथ को गिनकर 50 हंटर जमाएं और कह दें कि जहाँ वह पत्र छापना समाचार भी छाप देना, जहाँ वह पत्र छापना वहाँ ये समाचार भी छाप देना। लेकिन इसका परिणाम सोचकर मन को शांत किया, तुरंत उनसे मिलने चले। अगर देर की और ओंकार नाथ ने यह संवाद छाप दिया तो उनके सारे यश में कालिमा पुत जाएगी। ओंकार नाथ सैर करके लौटे थे और आज के पत्र के लिए संपादकीय लेख लिखने की चिंता में बैठे थे, पर मन पक्षी की भांति अभी उड़ा उड़ा फिरता था। उनकी धर्म पत्नी ने रात में उन्हें कुछ ऐसी बातें कह डाली जो अभी तक कांटों की तरह चुभ रही थी। उन्हें कोई दरिद्र कह ले, अभागा कह ले, बुद्धू कह ले, वह जरा भी बुरा ना मानते थे। लेकिन ये कहना कि उनमें पुरुषत्व नहीं है, ये उनके लिए असह्य था। और अपनी पत्नी को ये कहने का क्या हक है? उससे तो ये आशा की जाती है कि कोई इस तरह का आक्षेप करे तो उसका मुंह बंद कर दे। बेशक वह ऐसी खबरें नहीं छापते, ऐसी टिप्पणियां नहीं करते कि सिर पर कोई आफत आ जाए। फूंक फूंक कर कदम रखते। इन काले कानूनों के युग में वह और कर ही क्या सकते हैं? मगर वह क्यों सांप के बिल में हाथ नहीं डालते? इसीलिए तो इसीलिए तो उनके घर वालों को कष्ट न उठाना पड़े और उनकी सहिष्णुता का उन्हें ये पुरस्कार मिल रहा है। क्या अंधेर है? उनके पास रुपए नहीं है तो बनारसी साड़ी कैसे मंगा दे? डॉक्टर सेठ, प्रोफेसर भाटिया और न जाने किस किस की स्त्रियां बनारसी साड़ी पहनती हैं, तो वे क्या करें? क्यों उनकी पत्नी इन साड़ी वालियों को अपनी खद्दर की साड़ी से लज्जित नहीं करती? उनकी खुद तो ये आदत है कि किसी बड़े आदमी से मिलने जाते हैं तो मोटे कपड़े पहन लेते हैं और कुछ कोई आलोचना करे तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। उनकी पत्नी में क्यों नहीं आत्माभिमान है? वह क्यों दूसरों का ठाट बाट देख कर विचलित हो जाती है? उसे समझना चाहिए कि वह एक देशभक्त पुरुष की पत्नी है। देशभक्त के पास अपनी भक्ति के सिवा और क्या संपत्ति है? इसी विषय को आज के अग्रलेख का विषय बनाने की कल्पना करते करते उनका ध्यान राय साहब के मामले की ओर पहुंचा। राय साहब सूचना का क्या उत्तर देते हैं ये देखना है। अगर वह अपनी सफाई देने में सफल हो जाते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वह ये समझे कि ओंकार नाथ दबाव, भय या मुलाहजे में आकर अपने कर्तव्य से मुंह फेर लेंगे तो ये उनका भ्रम है। इन सारे तप और साधन का पुरस्कार उन्हें इसके सिवाय और क्या मिलता कि अवसर पड़ने पर वह इन कानूनी डकैतों का भंडाफोड़ करें। उन्हें खूब मालूम है कि राय साहब बड़े प्रभावशाली जीव हैं। काउंसिल के मेंबर तो हैं ही, अधिकारियों में भी उनका काफ़ी रसूख है। वह चाहें तो उन पर झूठे मुकदमे चलवा सकते हैं, अपने गुंडों से राह चलते पिटवा सकते हैं। लेकिन ओंकार इन बातों से नहीं डरता। जब तक उसकी देह में प्राण है वह आतताइयों की खबर लेता रहेगा। सहसा मोटर कार की आवाज़ सुनकर वह चौंके। तुरंत कागज लेकर अपना लेख आरंभ किया और एक ही क्षण में राय साहब ने उनके कमरे में कदम रखा। ओंकार नाथ ने न उनका स्वागत किया, न कुशल क्षेम पूछा, न कुर्सी दी। उन्हें इस तरह देखा मानो कोई मुलाजिम उनकी अदालत में आया हो और रौब से मिले हुए स्वर में पूछा, आपको मेरा पुर्जा मिल गया था? मैं वह पत्र लिखने के लिए बाध्य नहीं था। मेरा कर्तव्य ये था कि स्वयं उसकी तहकीकात करता, लेकिन मुरौवत में सिद्धांतों की कुछ न कुछ हत्या करनी ही पड़ती है। क्या उस संवाद में कुछ सत्य है? राय साहब उसका सत्य होना अस्वीकार न कर सके। हालांकि अभी तक उन्हें जुर्माने के रुपए नहीं मिले थे और वह उन्हें पाने से साफ इनकार कर सकते थे, लेकिन वह देखना चाहते थे कि ये महाशय किस पहलू पर चलते हैं। ओंकार नाथ ने खेद प्रकट करते हुए कहा, तब तो मेरे लिए उस संवाद को प्रकाशित करने के सिवा और कोई मार्ग नहीं। मुझे इसका दुख है। मुझे अपने एक परम हितैषी मित्र की आलोचना करनी पड़ रही है, लेकिन कर्तव्य के आगे व्यक्ति कोई चीज़ नहीं। संपादक अगर अपना कर्तव्य न पूरा कर सके तो इस आसन पर बैठने का कोई हक नहीं। राय साहब अपनी कुर्सी पर डट गए और पान की गिलौरियों को मुंह में भरकर बोले, लेकिन यह आपके हक में अच्छा न होगा। मुझे जो कुछ होना है पीछे होगा। आपको तत्काल दंड मिल जाएगा। अगर आप मित्रों की परवाह नहीं करते तो मैं भी उसी कहने का आदमी हूँ।
ओंकारनाथ ने शहीद का गौरव धारण करके कहा, इसका तो मुझे कभी भय नहीं हुआ। जिस दिन मैंने पत्र संपादन का भार लिया उसी दिन प्राणों का मोह छोड़ दिया। मेरे समीप एक संपादक की सबसे शानदार मौत हुई है। मौत यही है कि वह न्याय और सत्य की रक्षा करता हुआ अपना बलिदान कर दे। अच्छी बात है, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। मैं अब तक आपको मित्र समझता आया था, मगर अब आप लड़ने पर ही तैयार हैं तो लड़ाई ही सही। आखिर मैं आपके पत्र का 5 गुना चंदा क्यों देता हूँ? केवल इसीलिए कि वह मेरा गुलाम बना रहे। मुझे परमात्मा ने रईस बनाया। 75 रुपये देता हूँ इसलिए कि आपका मुंह बंद रहे। जब आप घाटे का रोना रोते हैं और सहायता की अपील करते हैं, ऐसी शायद ही कोई तिमाही जाती हो जब आपकी अपील न निकलती हो, तो मैं ऐसे मौके पर आपकी कुछ न कुछ मदद कर देता हूँ। किस लिए? दीपावली, दशहरा, होली में आपके यहाँ बहना भेजता हूँ। साल में 25 बार आपकी दावत करता हूँ। किस लिए? आप रिश्वत और कर्तव्य दोनों साथ साथ नहीं निभा सकते। ओंकारनाथ उत्तेजित होकर बोले, मैं कभी रिश्वत नहीं ली, मैंने कभी रिश्वत नहीं ली। राय साहब ने फटकारा, अगर ये व्यवहार रिश्वत नहीं है तो रिश्वत क्या है? जरा मुझे समझा दीजिए। क्या आप समझते हैं कि आपको छोड़कर और सभी गधे हैं जो निस्वार्थ भाव से आपका घाटा पूरा करते हैं? निकालिए अपनी वही और बतलाइए अब तक आपको मेरी रियासत से कितना मिल चुका है। मुझे विश्वास है कि हजारों की रकम निकलेगी। अगर आपको देसी स्वदेशी चिल्ला चिल्ला कर विदेशी दवाओं और वस्तुओं का विज्ञापन छापने में शर्म नहीं आती तो मैं अपने आसामियों से डांड तावान जुर्माना लेते क्यों शर्माऊं? ये न समझिए कि आप ही किसानों के हित का बीड़ा उठाए हैं। मुझे किसानों के साथ जलना मरना है। मुझसे बढ़कर उनका दूसरा हितैषी नहीं हो सकता। लेकिन मेरी गुजर कैसे हो? अफसरों की दावतें कहाँ से दूं? सरकारी चंदे कहाँ से दूं? खानदान के सैकड़ों आदमियों की ज़रूरतें कैसे पूरी करूं? मेरे घर का क्या खर्च है ये शायद आप जानते हैं। तो क्या मेरे घर में रुपए फलते हैं? आएंगे तो आसामियों के ही घर से। आप समझते होंगे जमींदार तालुकेदार सारे संसार का सुख भोग रहे हैं। उनकी असली हालत का आपको ज्ञान नहीं। अगर वह धर्मात्मा बनकर रहें तो उनका जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। अफसरों को डालियाँ ना दे तो जेल खाना घर हो जाए। हम बिच्छू नहीं हैं अनायास ही सबको डंक मारते फिरे। न गरीबों का गला दबाना कोई बड़े आनंद का काम है, लेकिन मर्यादाओं का पालन तो करना ही पड़ता है। जिस तरह आप मेरी रईसी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उसी तरह सभी हमें सोने की मुर्गी समझते आए। आइए मेरे बंगले पर तो दिखाऊं कि सुबह से शाम तक कितने निशाने मुझ पर पड़ते हैं। कोई कश्मीर से साल दुसाला लिए आ रहा है, कोई इत्र तंबाकू का एजेंट है, कोई पुस्तकों पत्रिकाओं का, कोई जीवन बीमे का, कोई ग्रामोफोन लिए सिर पर सवार है, कोई कुछ। चंदे वाले तो अनगिनती। क्या सबके सामने अपना दुखड़ा लेकर बैठ जाऊं? ये लोग मेरे द्वार पर दुखड़ा सुनाने आते हैं, मुझे उल्लू बनाकर, मुझसे कुछ ऐंठने के लिए। आज मर्यादा का विचार छोड़ दूं तो तालियां पिटने लगी। हुक्काम को डालियां न दूं तो बागी समझा जाऊं। तब आप अपने लेखों से मेरी रक्षा न करेंगे। कांग्रेस में शरीक हुआ उसका तावान अभी तक देता हूँ। काली किताब में नाम दर्ज हो गया। मेरे सिर पर कितना कर्ज है ये भी आपने कभी पूछा है? अगर सभी महाजन डिग्रियां करा लें तो मेरे हाथ की अंगूठी तक बिक जाए। आप कहेंगे क्यों ये आडंबर पालते हो? कहिए 7 पुश्तों से जिस वातावरण में पला हूँ उससे अब निकल नहीं सकता। घास छीलना मेरे लिए असंभव है। आपके पास ज़मीन नहीं, जायदाद नहीं, मर्यादा का झमेला नहीं। आप निर्भीक हो सकते हैं, लेकिन आप भी दुम दबाए बैठे रहते हैं। आपको कुछ खबर है अदालतों में कितनी रिश्वतें चल रही हैं? अदालतों में कितनी रिश्वतें चल रही हैं, कितने गरीबों का खून हो रहा है, कितनी देवियां भ्रष्ट हो रही हैं। है बूता लिखने का, लिखो। सामग्री मैं देता हूँ प्रमाण सहित। ओंकारनाथ कुछ नर्म होकर बोले, जब कभी अवसर आया तो मैंने कदम पीछे नहीं हटाया। राय साहब भी कुछ नर्म हुए। हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि दो मौक़ों पर आपने जवाबमर्दी दिखाई, लेकिन आपकी निगाह हमेशा अपने लाभ की ओर रही, प्रजाहित की ओर नहीं। आंखें न निकालिए और न मुंह लाल कीजिए। जब कभी आप मैदान में आए हैं तो उसका शुभ परिणाम यही हुआ कि आपके सम्मान और प्रभाव और आमदनी में इजाफा हुआ। अगर मेरे साथ भी आप वही चाल चल रहे हों तो मैं आपकी खातिर करने को तैयार हूँ। रुपए न दूंगा
क्योंकि वह रिश्वत है। आपकी पत्नी जी के लिए कोई आभूषण बनवा दूंगा। है मंजूर? अब मैं आपसे सत्य कहता हूँ, आपको जो संवाद मिला वह गलत है, मगर ये भी कह देना चाहता हूँ कि अपने और सभी भाइयों की तरफ मैं आसामियों से जुर्माना लेता हूँ और साल में 10-5 हज़ार रुपये मेरे हाथ लग जाते हैं। अगर आप मेरे मुंह से ये कौर छीनना चाहेंगे तो आप घाटे में रहेंगे। आप भी संसार में सुख से रहना चाहते हैं, मैं भी। इससे क्या फ़ायदा है कि आप न्याय और कर्तव्य का ढोंग रचकर मुझे भी जेरवार करें और खुद भी जेरवार हों। दिल की बात कहिए, मैं आपका बैरी नहीं हूँ। आपके साथ कितनी ही बार एक चौके में एक मेज़ पर खा चुका हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि आप तकलीफ़ में हैं। आपकी हालत शायद मेरी हालत से भी ख़राब है। हाँ, अगर आपने हरिश्चंद्र बनने की कसम खा ली है तो आपकी खुशी। मैं चलता हूँ। राय साहब कुर्सी से उठ खड़े हुए। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।